ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। નમસ્કાર, સમાચાર સતકમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું વિશાલ કલાણી। મહત્વના સમાચારથી શરૂઆત કરીશું। કૃષિ બિલના ફાયદા ગણવા માટે સ્મૃતિ ઈરાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ। કૃષિ કાયદાના ફાયદા સમજાવવા કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ શરૂ થઈ છે। 11 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड हमारे किसान भाइयों और परिवारों के मध्य में वितरित किया गया है। अंतोगत्वा यही कहना चाहूंगी कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति आए, किसान संपन्न हो, उस दृष्टि से गए संसद के सत्र में किसान के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टोरेज हो, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़े और देश का किसान सही मायने में स्वतंत्र रूप से अपनी फसल को न सिर्फ उगाए बल्कि जिसको बेचना चाहता है, जितनी कीमत पर बेचना चाहता है, वो आजादी देश के किसान को देने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष की अनुमति से गुजरात भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश की टीम की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करती हूँ। Now I leave the floor open for questions. Madam, how many farmers are linked with online trade? आप सब जानते हैं कि इनाम की एक शुरुआत की थी। 1000 से ज्यादा ई मार्केटिंग के इस प्लेटफॉर्म पर मंडियों के माध्यम से किसान जुड़े हैं। जब हम बात करते हैं कि 10 करोड़ लोग बैंकिंग व्यवस्था से डायरेक्ट जुड़े हैं, तब इस बात को भी हम सुनिश्चित करते हैं कि ये किसान अपने प्रदेश की सरकारों के माध्यम से केंद्र की सरकार के सभी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम है। विशेषकर किसान सम्मान निधि की वजह से पहली बार प्रदेश सरकारों के समन्वय की वजह से अधिकृत जो किसान है, जो लाभ पाने का हकदार है, उसे प्रदेश की सरकार सुनिश्चित करके भारत सरकार को बतलाती है और फिर किसान को ये स्वतंत्रता दी जाती है कि वो टेक्नोलॉजी से जुड़े। इनाम इसका एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण कृषि विज्ञान केंद्र जो राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हर जिले में खुल रहे हैं, उसके माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर चाहे वो एप्स हो, चाहे वो वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन हो, चाहे मार्केटिंग की नई व्यवस्थाओं हो, इससे सरकार ने किसान को जोड़ने का प्रयास किया है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का जो मैंने उल्लेख किया उसमें एक विशेष प्रावधान है 2 लाख माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को समर्थन दे, जिसमें जो कृषि एफपीओ के माध्यम से या इंडिविजुअली एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स को पाना चाहते हैं, जो किसान एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, उनके लिए एक अवधि, एक स्टैंडर्ड और पैसा सुनिश्चित किया गया। साथ ही बजट में आपने सुना होगा 10,000 देश में एफपीओ को सरकार 5,000 करोड़ का समर्थन दे रही है आर्थिक रूप से। हमारा मानना है कि प्रदेश की सरकारें कृषि हित में इन सभी योजनाओं में किसान को डिजिटली अथवा ऑफलाइन निरंतर जोड़ती रहेगी। किसान को अगर कोई अन्याय हुआ तो वो कहाँ जाएंगे? इस व्यवस्था में सर किसान के पास 3 पायदानों में इंसाफ पाने के प्रावधान है। सबसे पहला एसडीएम के लेवल पर समय अवधि है कि 30 दिन में किसान की जो चुनौती है उसका निवारण कर किसान को समाधान देना होगा और जो कंसिलिएशन का बोर्ड बनाएगा एसडीएम, उसमें किसान का भी प्रतिनिधि होगा। दूसरा छंद है कि अगर एसडीएम के लेवल पर किसान अपने आप को समाधान की दृष्टि से नहीं पाता है सैटिस्फाइड, तो वो कलेक्टर तक जा सकता है। राज्य स्तर तक जाने की भी व्यवस्था है और ये कानूनी व्यवस्था इस बिल में है। आप अभी लोगों को समझाएं, इससे बेहतर ये नहीं होता कि बिल लाने से पहले ही पूरे भारत में ये समझाया जाता कि आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज घोषित हुआ था, मई की शुरुआत अप्रैल के अंत में हुआ था। ये घोषणाएं वित्त मंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर पैकेज में हो चुका था। साथ ही गुजरात जैसा प्रगतिशील प्रदेश
जिसमें अपने आप में किसान जब नई व्यवस्थाओं से जुड़ता है तो कितनी प्रगति कर पाता है। ये एक सुनहरा उदाहरण है जहां पर किसान को अगर स्वतंत्रता मिलती है तो आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में वो ऐतिहासिक कदम स्वयं उठा सकता है। आप जिस संदर्भ में प्रश्न पूछ रहे हैं उस संदर्भ का एक ही उत्तर है कि जो व्यक्ति एक सोफा लगाकर ट्रैक्टर पे विराजमान है, ऐसा वीआईपी किसान कभी भी उस व्यवस्था को समर्थन नहीं देगा जो व्यवस्था किसान को, साधारण किसान को, छोटे किसान को बिचौलियों से मुक्त करता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये तीनों भी फाड़ के डस्टबिन में डाल देंगे। संसदीय परंपराओं का अपमान करना उनकी फितरत है। ये वो सज्जन है जिन्होंने मनमोहन सिंह जी द्वारा लाया गया ऑर्डिनेंस भी फाड़ दिया था। भारत की संसद का सम्मान उनसे अपेक्षित करना व्यर्थ है, लेकिन उन्होंने अपने ही इस उत्तर में बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया। जब देश की जनता जब तक है तब तक राहुल गांधी का वो सपना पूरा नहीं है। It would not be appropriate for me in my constitutional position to speak on any active investigation. Absolutely, ma'am. Could you clarify on Hathras though? Like I said, it would be inappropriate for me to talk about an active investigation about Sushant. Or for that matter, regarding Hathras, I have made my statement publicly known. Not only it is now available to public at large that an SIT was constituted by the state government, it is now also found that the state government has referred the case to CBI. Now, till such time CBI does not make a statement on the issue, I think as a representative of the government, it would be a bit of a irresponsible stance for me to clarify on behalf of CBI. Madam, However, accident is concerning your department. Sir, it's a law and order issue. I am the Minister of Women and Child Welfare. Last I checked, but if you allow me, can I answer the lady? Thank you so much. Madam, as a female politician, I can say that under my division comes the National Commission for Women. National Commission for Women is currently pursuing 7,000 active cases across the country. National Commission for Protection of Child Rights is pursuing close to 1,300 cases across the country. Under such cases, madam, they coordinate with state investigative agencies and home ministries to ensure that justice is given to the victim concerned. As far as Hathras goes, I can confirm to you that though I do not call up any other chief minister in the country in active investigation, since I am prohibited so that I do not interfere in the workings of the commission, I did request a conversation with the Uttar Pradesh chief minister. He has assured me that not only be stringent action taken, but post that conversation, I see that they referred the case to CBI. I also believe that he has brought administrative action against the SP of the district, and I'm sure once the SIT report comes through, he will take appropriate actions against all parties involved. Insofar as your question about whether कोई दंगा फैलाने का काम कर रहा है, ये प्रेस के माध्यम से सुनिश्चित हुआ है कि लोग चाहते हैं कि जातिगत दंगा भड़के। मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस प्रकार की पॉलिटिकल टेंडेंसीज को अपना समर्थन नहीं देगी। यस मैम, लेकिन किस तरीके से हाथरस में आधी रात को लड़की को अग्नि संस्कार किया गया, तो क्या उसको लेकर आप गवर्नमेंट में किसी भी तरीके की हमने गवर्नमेंट से रिपोर्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में अपेक्षित है, इसलिए जब तक वो रिपोर्ट मेरे सम्मुख ना आ जाए मैं उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ कह नहीं पाऊंगी। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से जब मैंने प्रश्न किया कि हाथरस के विक्टिम को किस प्रकार से न्याय सुनिश्चित करवाया जाएगा, मुझे आश्वस्त किया गया है कि SIT रिपोर्ट के पश्चात जो अगर अधिकारी भी हो इसमें
अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का हनन करते नजर आते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या ऐसा पता चला है कि ये क्यों किया गया? Madam, like I said, it's an active investigation now referred to the CBI. Once CBI spokesperson tells you and is in a position to tell you the details that have been referred to him, that would be a much more clear, honest answer. I'm sure you do not expect rhetoric from me in the absence of details since I'm not a part of the investigation or the investigating agency. Yes, ma'am. इसी में महिलाओं की अगर बात की जाए हमारे देश में तो दिन के करीब 30 जितने पूरे देश में रेप की वारदात सामने आती है। अगर गुजरात की बात की जाए तो पिछले 48 घंटों में 2 गैंगरेप की और 1 रेप की वारदात सामने आई है। तो क्या गवर्नमेंट इसमें कुछ इनिशिएटिव लेकर कोई स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की प्रयास करेगा? मैम, आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने विशेष गैंगरेप को लेकर और बच्ची के गैंगरेप को लेकर जो अमेंडमेंट आया